हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से एनएमडीसी जूनियर ऑफिसर की जो भी वैकेंसी निकली है 2022 में उसका मैं आपसे मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि गेस्ट थ्योरी ऑफ फेलियर इज एप्लीकेबल फॉर फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल: ब्रिटिल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल या फिर प्लास्टिक मटेरियल। तो यहाँ पे बात हो रही है गेस्ट थ्योरी की। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है गेस्ट थ्योरी और दूसरा क्वेश्चन आता है आपका रैंकाइन थ्योरी। ठीक है, इन दोनों से ही क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो जो गेस्ट थ्योरी है वो आपका डक्टाइल मटेरियल के लिए है, और जब कभी भी आपका गेस्ट थ्योरी की जगह आपसे रैंकाइन थ्योरी पूछे तो वो आपका ब्रिटिल मटेरियल के लिए। तो ये दोनों आपको याद रखना है, या तो डक्टाइल रहेगा या तो ब्रिटिल रहेगा। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि द नॉच एंगल ऑफ द आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट स्पेसिमेन इज 10 डिग्री, 20 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री। तो बेसिकली आपको क्या बताना है, तो नॉच एंगल बताना है किसका, आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट का। तो नॉच एंगल कैसे निकालते हैं, देखिए चलिए देखते हैं। तो ये आपका आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट है, ये आपका स्पेसिमेन है, यहाँ पे आपका लोड होता है, और ये जो आपका हैमर है, ठीक है, तो ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया और ये आपका हैमर का डायरेक्शन हो गया। तो ये वाला जो डिग्री है वो कितना है, तो वो रहता है आपका 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपका आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट है, या इसका यहाँ पे पॉइंटर लगा होता है, ये आपका इमेजिनेशन हैमर होता है। यहाँ से आपका हिट करने के बाद में हैमर आपका यहाँ तक जाता है। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन है और ये आपका एंड पोजीशन है, एंड ऑफ स्विंग है, यहाँ पे स्केल होता है। तो आप समझ गए होंगे। अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपको ये टेस्ट करते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये एंगल घूमता है जो कि 45 डिग्री पर होता है। इस तरह से ये आपका हैमर स्विंग होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि बोल्ट हैज़ अ हेड ऑन वन एंड एंड नट फिटेड टू द अदर एंड, या हैज़ हेड एट वन एंड एंड अदर एंड फिट्स इनटू अ टैप्ड होल इन द अदर पार्ट ऑफ टू बी जॉइंट, या हैज़ बोथ द एंड थ्रेडेड, या फिर इज़ प्रोवाइडेड विथ पॉइंटेड थ्रेड्स। तो बेसिकली आपको बोल्ट का डेफिनेशन बताना है। तो बोल्ट क्या होता है, तो बोल्ट जो होता है उसका हैज़ वन एंड और नट जो है दूसरे एंड में फिट होता है। एक एंड में आपका हेड होता है और दूसरे एंड में आपका नट फिट होता है। या यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी दिया है हैज़ बोथ द एंड थ्रेडेड, तो ये किसके लिए है, तो ये जो आपका जो बोथ एंड इसका जो दोनों एंड आपका थ्रेडेड होता है वो आपका किसके लिए है। अगर आपको इसको पता है तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आपको ड्राइंग बना के बताता हूँ। ये ड्राइंग में तो ये जो इसको है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नट बोलते हैं जो कि आपका इसके अंदर बोल्ट के अंदर जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम वॉशर बोलते हैं। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है। इसका बोल्ट का जो फर्स्ट एंड रहता है वो आपका थ्रेडेड रहता है इधर वाला, और इधर आपका हेड लगा रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि डेविस स्टीयरिंग गियर कंसिस्ट ऑफ स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, रोलिंग पेयर या फिर हायर पेयर। तो आप इसका डायग्राम देखते हैं डेविस स्टीयरिंग गियर का। तो ये आपका डेविस स्टीयरिंग गियर का डायग्राम है। इसमें ये दोनों साइड में आपका व्हील, फ्लाई व्हील होता है, और ये जो आपका एंगल बनाता है, तो ये जो एंगल बनाता है ये कौन सा पेयर यहाँ पे फॉर्म होता है, तो डेविस स्टीयर गियर में जो है आपका यहाँ पे स्लाइड होता है। ठीक है, ये अपने एक्सेस पे आगे पीछे स्लाइड होता है, तो इस वजह से ये स्लाइडिंग पेयर बनाता है। एग्जाम में आपका दो तरह के क्वेश्चन आते हैं स्टीयरिंग गियर से, एक आपका डेविस आता है और दूसरा आता है आपका एकरमन स्टीयरिंग गियर। तो वो हमारा अगला क्वेश्चन है, हम उसको भी देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि एकरमन स्टीयरिंग गियर कंसिस्ट ऑफ स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, रोलिंग पेयर या फिर हायर पेयर। तो देखिए एकरमन स्टीयरिंग गियर किस तरह का होता है, तो ये आपके 4 व्हील एक्सेस हो गया, और ये जो है आपका क्या होता है, बेंड होता है। बेंड यानी कि इसका जो रियर व्हील होता है वो आपका टर्न होता है। ठीक है, तो टर्न होने की वजह से इसको यहाँ पे टर्निंग पेयर बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, एकरमैन स्टीयरिंग गियर टर्निंग पेयर और डेविस स्टीयरिंग गियर वो आपका स्लाइडिंग पेयर। इन दोनों में से क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रहते हैं। इन ऑटोमोबाइल द पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम गियर बॉक्स टू द डिफरेंशियल थ्रू, किसके थ्रू होता है, बेवल गियर के थ्रू, यूनिवर्सल जॉइंट के थ्रू, हुक्स जॉइंट के थ्रू या फिर नकल जॉइंट के थ्रू। तो ऑटोमोबाइल में आपको क्या बोल रहा है, बेसिकली पावर ट्रांसमिटेड। यहाँ पे मान लीजिए आपका यहाँ पे गियर बॉक्स है, यहाँ पे क्या है, गियर बॉक्स है, और उसके बाद में यहाँ पे क्या दिया है, डिफरेंशियल दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपका मान लीजिए डिफरेंशियल दिया है, तो इसके बीच में जो पावर ट्रांसमिशन होगा वो किसके थ्रू होगा, तो बीच में क्या लगा रहता है, तो बीच में आपका हुक्स जॉइंट लगा रहता है। ठीक है, तो हुक्स जॉइंट के थ्रू होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। हुक्स जॉइंट कैसा दिखता है, तो देखिए ये आपका हुक्स जॉइंट है, सिंगल हुक्स जॉइंट है, जिसमें ये आपका ड्राइविंग शाफ्ट है और ये आपका ड्रिवन शाफ्ट है। यहाँ पे बीच में आपका क्रॉस लगा होता है, और इस वाले यूनिट को हम फॉक्स बोलते हैं। अभी आपको वीडियो के थ्रू दिखाता हूँ कैसे काम करता है ये।
तो देखिए कुछ इस तरह से रहता है, बीच में एंगल बनाता है और यहाँ पे इस वाली यूनिट को हम क्रॉस बोलते हैं पूरी यूनिट को, और ये वाला आपका फॉर्क होता है। ठीक है, ये आपका ड्रिवन शाफ्ट में रहेगा, ये वाला आपका ड्राइविंग शाफ्ट में रहेगा। तो आई होप आपको ये ज़्यादा हुक स्टर्न जो है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि द इनलेट वैल्यू ऑफ अ 4 स्ट्रोक साइकिल आईसी इंजन रिमेन्स ओपन फॉर नियरली 180 डिग्री, 210 डिग्री, 235 डिग्री या फिर 360 डिग्री। तो इनलेट वॉल्व जो होता है, जो आपका वो 4 स्ट्रोक इंजन में ये इनलेट वॉल्व है, वो आईसी इंजन में कितने देर के लिए ओपन रहता है। तो टोटल कितना होता है, तो टोटल होता है आपका 0 to 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपका 0 स्टार्ट होता है और यहाँ पे आपका आके 360 डिग्री एंड होता है। तो बट जो आपका ये 4 स्ट्रोक साइकिल का जो इनलेट वॉल्व होता है वो ओपन होता है कितने डिग्री, तो वो होता है आपका 235 डिग्री तक। 235 डिग्री आपका यहाँ तक आता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये जो आप ब्लू वाला एरिया देख रहे हैं ये ओपन कंडीशन में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं आपका 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन कैसे ऑपरेट होता है। तो ये देखिए, ये आपका 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन का है। ये वाला जो फर्स्ट वाला जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसमें क्या होता है, इसमें आपका सक्शन होता है। सेकंड वाले में आपका कंप्रेशन होता है। थर्ड वाले में क्या होता है, आपका एक्सपांशन होता है। और लास्ट वाला जो इंजन है उसमें आपका एग्जॉस्ट होता है। तो ये चारों प्रोसेस आपका होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि द आउटपुट ऑफ अ डीजल इंजन कैन बी इंक्रीज्ड विदाउट इंक्रीजिंग द इंजन रिवॉल्यूशन और साइज इन फॉलोइंग वे। यानी कि आपको डीजल इंजन का अगर आपको आउटपुट इंक्रीज़ करना है बिना इंजन के साइज़ को बढ़ाए, तो आप कैसे इंक्रीज़ करेंगे। फीडिंग मोर फ्यूल, ज़्यादा फ्यूल फीड करेंगे। इंक्रीजिंग फ्लाईव्हील साइज़, यानी कि फ्लाईव्हील के साइज़ को बड़ा कर देंगे। या फिर स्कैवेंजिंग, या फिर आपका सुपर चार्जिंग। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया आपका, चारों ही बहुत ही क्लोज पॉसिबिलिटी रहती है, पर इसमें से राइट आंसर जो है वो केवल एक रहेगा। बेसिकली बोल रहा है कि मान लीजिए आपका जो इंजन है, इंजन में से आपको अगर ज़्यादा इफिशिएंसी निकालना है, ज़्यादा आपको आपको पावर जनरेट करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे। तो उसके लिए अगर हम 4 स्ट्रोक साइकिल के बारे में बात करेंगे और डीजल इंजन में करेंगे, तो हम सुपर चार्जिंग करेंगे। डीजल इंजन में सुपर चार्जिंग करने से क्या होता है, तो आपका जो कंप्रेशन स्ट्रोक है वो आपका बढ़ जाएगा, और आपका कंप्रेशन रेशियो इंप्रूव होने से सुपर चार्जिंग की वजह से आपका डीजल इंजन में आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। आउटपुट जो है आपका बेसिकली पावर वो इंक्रीज़ हो जाएगा। पर सेम आपका जो डीजल इंजन में कर सकते हैं वो हम पेट्रोल इंजन में नहीं कर सकते। किसमें, तो हम पेट्रोल इंजन में सुपर चार्जिंग नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि पेट्रोल इंजन में सुपर चार्जिंग करने से नॉकिंग की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो नॉकिंग होता है, इसी वजह से हम पेट्रोल इंजन में आउटपुट बढ़ाने के लिए सुपर चार्जिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ इनटेक एयर इन आईसी इंजन इज़ लोअर देन इट्स इफिशिएंसी विल बी इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, या फिर इंक्रीज अप टू सर्टेन लिमिट एंड देन डिक्रीज। बेसिकली क्या बोल रहा है कि मान लीजिए आपके पास में कोई इंजन है, ठीक है, आपका आईसी इंजन है, आपके पास में कोई आईसी इंजन है, और उसकी जो टेम्परेचर है एयर का टेम्परेचर जो ड्यूरिंग सक्शन के टाइम में क्या होता है, हम एयर लेते हैं बाहर से एटमॉस्फेयर से, उसका टेम्परेचर अगर कम है यानी कि लोअर है, तो आपका इफ़िशिएंसी क्या होगा। तो हम जब टेम्परेचर लोअर रहेगा तो इफ़िशिएंसी जो है वो हायर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और वहीं अगर आपका टेम्परेचर हायर रहेगा तो उसकी इफ़िशिएंसी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो राइट आंसर दिया यहाँ पे लोअर दिया है तो इंक्रीज़ होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रोटरी कंप्रेशर आर सुटेबल फॉर लार्ज डिस्चार्ज एट हाई प्रेशर, लो डिस्चार्ज एट हाई प्रेशर, लार्ज डिस्चार्ज एट लो प्रेशर, या फिर लो डिस्चार्ज एट लो प्रेशर। तो बेसिकली रोटरी कंप्रेसर के बारे में बात हो रहा है। रोटरी कंप्रेसर जो है आपका इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ होता है, और वो यूज़ होता है आपका लार्ज डिस्चार्ज के लिए एट लो प्रेशर के लिए, क्योंकि हमें इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती है, डिस्चार्ज की ज़्यादा ज़रूरत होती है। डिस्चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं और प्रेशर को पी से। तो क्यू जो है आपका हाई होता है और प्रेशर जो है आपका वो लो होता है। तो सी करेक्ट आंसर होगा। अभी रोटरी कंप्रेसर कैसे काम करता है वो भी देखते हैं। तो देखिए ये आपका रोटरी कंप्रेसर है, इसमें ये आपका स्क्रू टाइप का कंप्रेसर दिया है, ये दोनों आपका रोटेट होते रहता है, उसके थ्रू ये आपका व्हील्स रोटेट होता है, गियर्स। उसके बाद में आपका यहाँ पे फाइनल आपका आउटपुट आता है, जो आपका एयर रहेगा वो ज़्यादा हाई इफिशिएंसी से कंप्रेस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गैस टर्बाइन यूज फॉलोइंग टाइप ऑफ एयर कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल टाइप, रिसिप्रोकेटिंग टाइप, लोब टाइप, या फिर एक्सियल फ्लो टाइप। तो जो गैस टर्बाइंस होता है किस टाइप का एयर कंप्रेसर उसमें यूज़ किया जाता है। तो गैस टर्बाइन में हम बेसिकली एक्सियल फ्लो टाइप का कंप्रेसर यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हम कुछ दिन में अभी वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं, तो हमारे साइट ज़रूर जुड़े रहिए।
ठीक है। तो ये क्या है, तो ये आपका एक्सियल फ्लो कंप्रेसर है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था अभी, जो गैस टरबाइन में बेसिकली यूज़ होता है। गैस टरबाइन में भी यूज़ होता है और एरोप्लेन्स में भी ज़्यादातर यूज़ होता है। यहाँ पे एयर आपका यहाँ से इनलेट होता है और यहाँ से आपका कंप्रेस्ड एयर जो है आपका आउटलेट होता है, यानी कि डिलीवर होता है। बीच में आपका रोटर रहता है, ये आपका शाफ्ट रहता है और ये आउटर में आपका केसिंग है। एक आपका रोटर ब्लेड्स रहता है और दूसरा आपका स्टेटर ब्लेड रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि फॉर स्टार्टिंग एन एक्सियल फ्लो पंप इट्स डिलीवरी वॉल्व शुड बी क्लोज्ड, ओपन, कुड बी आइदर ओपन और क्लोज, या फिर पार्शली ओपन एंड पार्शली क्लोज। देखिए बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है एक्सियल फ्लो पंप की। एक बात आती है आपकी सेंट्रीफ्यूगल पंप की, ठीक है। सेम क्वेश्चन आता है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में। तो जब कभी भी आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप को ऑन करना हो तो उसके लिए आप डिलीवरी वॉल्व को क्या करेंगे, तो डिलीवरी वॉल्व को हम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप तो हम क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे एक्सियल फ्लो पंप के बारे में जब बात करेगा तो हम डिलीवरी वॉल्व को ओपन रखेंगे। अभी डिलीवरी वॉल्व क्या होता है, कहाँ पे होता है, आइए हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो ये आपका देख लीजिए, मान लीजिए आपका ड्राइंग है, ये आपका रिसिप्रोकेटिंग पंप है, ये आपका डिस्चार्ज साइड होता है, यहीं पे आपका डिलीवरी वॉल्व लगाया जाता है। और यहाँ पे आपका सक्शन साइड रहता है और ये आपका क्रैंक शाफ्ट है और ये आपका क्रॉस हेड रहता है, ये आपका पिस्टन यूनिट बोलते हैं, ये आपका सक्शन वॉल्व यहाँ पे रहता है और डिस्चार्ज वॉल्व जो यहाँ पर है उसके बारे में ही बात हो रही है। तो जब स्टार्ट करेंगे इसको डिस्चार्ज वॉल्व को ओपन करके रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ अ वेन एग्जिट एंगल फॉर अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इम्पेलर इज 10 to 15 डिग्री, 20 to 25 डिग्री, 30 to 40 डिग्री या 40 to 50 डिग्री। तो देखिए ऑप्टिमम वैल्यू जो होगा आपका वेन एग्जिट एंगल का किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप इम्पेलर के लिए वो कितना होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है सेंटर डिग्री से, तो जब आप इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 22 डिग्री अराउंड आता है। तो वो आपका किस में आएगा, 20 to 25 डिग्री के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये आपका टॉप साइड बॉटम साइड दोनों केस में आता है। अगला क्वेश्चन है कि फॉर स्मॉल डिस्चार्ज एट हाई प्रेशर फॉलोइंग पंप इज प्रेफर, रिसिप्रोकेटिंग पंप, प्रोपेलर पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप या फिर एक्सियल फ्लो पंप। तो स्मॉल डिस्चार्ज है यानी कि डिस्चार्ज की जो क्वांटिटी है वो कम है, ठीक है। और प्रेशर क्या है, प्रेशर आपका हाई है, हाई प्रेशर। तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप का उल्टा हो गया। तो ये आपका रिसिप्रोकेटिंग पंप के केस में होता है। रिसिप्रोकेटिंग पंप में प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और डिस्चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। और वहीं पे बात करेगा सेंट्रीफ्यूगल पंप की, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपका डिस्चार्ज जो है वो ज़्यादा होता है और आपका प्रेशर जो है वो कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंडिकेटेड डायग्राम ऑफ अ रिसिप्रोकेटिंग पंप इज अ ग्राफ बिटवीन फ्लो वर्सेस स्वेप्ट वॉल्यूम, प्रेशर इन सिलेंडर वर्सेस स्वेप्ट वॉल्यूम, फ्लो वर्सेस स्पीड या प्रेशर वर्सेस स्पीड। तो जब कभी भी हम इंडिकेटर डायग्राम निकालते हैं, इंडिकेटर डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो इंडिकेटर डायग्राम कुछ इस तरह बनाते हैं। ये आपका बेसिकली एक ग्राफ होता है और वो ग्राफ किसके बीच में होता है, तो प्रेशर इन सिलेंडर इधर साइड रहेगा और नीचे आपका क्या रहेगा, तो आपका नीचे आपका स्वेप्ट वॉल्यूम रहेगा। इन दोनों के बीच में जब ग्राफ बनता है उसे ही हम इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सेविंग ऑफ अ वर्क डन एंड पावर बाय फिटिंग एन एयर वेजल टू सिंगल एक्टिंग रिसिप्रोकेटिंग पंप इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 39.2%, 49.2%, 74.8% या फिर आपका 84.8%। तो देखिए चार ऑप्शन दिया है, आपको दो वैल्यू याद रखना है। एक आपको रखना है 39.2% और दूसरा रखना है आपको 84.8%। ये दोनों ही राइट आंसर होता है। तो 39.2 जो दिया है वो किसके लिए है, तो वो आपका डबल एक्टिंग के लिए है और सिंगल एक्टिंग के लिए 84.8 दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये आपका सेम सिंगल एक्टिंग रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। एक्वा अमोनिया इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एक्वा अमोनिया किस में यूज़ होता है, कंप्रेशन सिस्टम में, डायरेक्ट सिस्टम में, इनडायरेक्ट सिस्टम में या फिर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में। तो देखिए एक्वा अमोनिया जो है एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है VARS में। किस में, VARS यानी कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अभी वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसे काम करता है, तो देखिए ये आपका वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है। इसमें सेम आपका कंडेंसर होता है, इवापोरेटर होता है। इसमें बेसिकली कंप्रेसर की जगह में 3 यूनिट अलग से ऐड करते हैं। एक आपका एनालाइजर या फिर जनरेटर हो गया और एक छोटा सा पंप लगा होता है और दूसरा आपका एब्जॉर्बर रहता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कंप्रेसर की जगह क्या लगा रहता है, तो आपको बताना है एनालाइजर प्लस एब्जॉर्बर प्लस आपका एक पंप होता है जो कि कैपेसिटी उसकी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इसी वजह से वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वाइट होता है और काफ़ी साइलेंटली काम करता है, क्योंकि इसमें साउंड नहीं आता, क्योंकि इसमें कंप्रेसर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि वेयर डज द लोवेस्ट टेम्परेचर ऑक्योर्स इन अ वेपर कंप्रेशन साइकिल। सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पर होता है, कंडेंसर के बाद,
इवापोरेटर के बाद, कंप्रेसर के बाद, या फिर एक्सपांशन वाल्व के बाद। तो देखिए, जब कभी भी हम पूरा का पूरा वेपर कंप्रेशन साइकिल के बारे में बात करते हैं तो साइकिल का मतलब क्या होता है, जो कंप्रेसर से स्टार्ट होता है, कंप्रेसर से, और कंप्रेसर पर आकर ख़त्म होता है। तो इसके बाद क्या क्या आता है, कंप्रेसर है, कंडेंसर है, एक्सपांशन वाल्व है और आपका इवापोरेटर है। तो सबसे कम टेम्परेचर यानी कि लोवेस्ट टेम्परेचर जो है वो आपका आफ्टर इवापोरेटर होता है। और अगर यही क्वेश्चन उल्टा कर दे, लोवेस्ट की जगह क्या कर दे, लोवेस्ट की जगह अगर आपको हाईएस्ट टेम्परेचर कर दे, तो हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ पे होता है, आफ्टर कंडेंसर होता है। कंडेंसर के बाद टेम्परेचर जो है सबसे ज़्यादा हाई होता है और सबसे कम जो है वो आपका आफ्टर इवापोरेटर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अल्कलाइन पैरोक्लाइट इज यूज्ड इन ऑरसेट अपैरेटस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ CO, CO2, O2 या फिर N2। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑरसेट अपैरेटस क्या होता है। तो ऑरसेट अपैरेटस बेसिकली मान लीजिए आपके पास में एक पाइप है, बड़ा पाइप है, डक्ट साइज़ है, इसमें कुछ आपका गैसेस जा रही हैं, ठीक है, इसमें कुछ आपकी गैसेस जा रही हैं, वो गैस कुछ भी हो सकती है और गैस का कंपोजिशन कुछ भी हो सकता है। तो आपको कंपोजिशन पता करना है। बेसिकली कंपोजिशन मतलब क्या होता है, ये आपका गैस है, अब इस पूरे गैस में से 100% में कितना परसेंट आपका CO है, कितना परसेंट आपका ऑक्सीजन है, कितना परसेंट आपका नाइट्रोजन है, ये सारी चीज़ें जो है पता करती है किससे, तो ये सारी चीज़ें आपका ऑरसेट अपैरेटस से पता करती है। और ऑरसेट अपैरेटस के अंदर में क्या होता है, तो 3 यूनिट लगा रहता है, 1, 2 और 3। पहला यूनिट KOH सॉल्यूशन होता है, दूसरा यूनिट जो है आपका ये अल्कलिन पैरोक्लाइट होता है और तीसरा यूनिट जो है CuCl2 मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे जो अल्कलिन पैरोक्लाइट होता है उससे हम ऑक्सीजन के बारे में पता करते हैं और यहाँ पे KOH सॉल्यूशन जो दिया है, KOH सॉल्यूशन से हम किसका पता करते हैं, तो हम CO2 का पता करते हैं और CuCl2 मिक्सचर जो है वो हम CO के लिए यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का पता करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका अल्कलिन पैरोक्लाइट की जगह कभी कभी आपको KOH सॉल्यूशन या फिर CuCl2 इनसे भी पूछ सकता है। तो आपको तीनों के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कॉकरन बॉयलर इज़ अ हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब बॉयलर, हॉरिजॉन्टल वाटर ट्यूब बॉयलर, वर्टिकल वाटर ट्यूब बॉयलर या फिर वर्टिकल फायर ट्यूब बॉयलर। तो कॉकरन बॉयलर जो है वो किस तरह का बॉयलर है, तो कॉकरन बॉयलर जो है वो बेसिकली आप डायग्राम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका कॉकरन बॉयलर है और ये क्या है, तो ये वर्टिकल है, तो ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है और ये इसमें जो ट्यूब्स होते हैं वो फायर ट्यूब्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो कॉकरन बॉयलर इज़ अ वर्टिकल फायर ट्यूब बॉयलर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। इसमें जो है क्या होता है, तो नीचे आपका फर्नेस होता है, ये गैसेज जाती है ट्यूब्स के थ्रू, ठीक है, ट्यूब्स के थ्रू गैसेज जाती है और वाटर जो है इधर से सर्कुलेट होता है। ये आपका स्मोक बॉक्स है, यहाँ से आपका चिमनी से गैसेज बाहर चली जाती है। तो हमारा वीडियो एंड हो चुका है। तो वीडियो को अगर आप यहाँ एंड तक देखें तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। इस तरह के वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा करिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।